हेलो एवरीवन, मैं बिना पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। और ठंड का मौसम आ गया है तो रज़ाई में घुसकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में फरवरी 2014 का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का नंबर या फिर आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ओके, तो चलिए देर ना कट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक, चलिए करते हैं कथनों का अध्ययन। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। ठीक, वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है, मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है, ओके, से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, उसके बाद है, मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। ओके, उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और अगला है, उपयोगी तथा हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। बताइए, उपयुक्त प्रकथनों में से दी गई प्रक्रियाओं का सही क्रम लिखिए। ठीक, सही क्रम में लिखना है कि सबसे पहले मतलब सीरियल वाइज लिखना है। उसे देखिए, सबसे पहले क्या होगा, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। ठीक, सबसे पहले नंबर पर ए रहेगा। उसके बाद फिर रहेगा, उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, दूसरे नंबर पे ए रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर देखिए तीसरे नंबर पर रहेगा, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। तीसरे नंबर पर ए रहेगा। उसके बाद फिर मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। ओके, उसके बाद फिर रहेगा, मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, पांचवें नंबर पर ये रहेगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ई डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, ई डी ए सी बी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सीरियल वाइज। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा के पादाव किस में सहायता करते हैं। ठीक, अमीबा के पादाव किस में सहायता करते हैं? केवल भोजन का आभास कराने में, केवल भोजन पकड़ने में, केवल गति देने में, या फिर गति देने एवं भोजन पकड़ने में। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, गति देने एवं भोजन पकड़ने में। ओके, अमीबा जो है
गति देने में एवं अमीबा का पदार्थ जो होता है गति करने में और भोजन पकड़ने में सहायक होता है, और अमीबा जो है प्रोटोजुआ संघ का है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नीचे कुछ जीव दिए हैं, ईस्ट, खटमल, जोंक, अमरबेल, शैवाल, जू, मशरूम, लाइकेन। इनमें से परजीवी में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। बताइए इनमें से कौन से परजीवी में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। परजीवी में आ जाएगा खटमल, ठीक, जोंक, ओके, अमरबेल, ओके, उसके बाद फिर है जू, ठीक। इतने जो है परजीवी के रूप में आ जाएंगे, ठीक। कौन कौन सा है, बी सी डी एफ, ठीक, बी सी डी एफ कौन सा है, बी सी डी एफ, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ खोज दी गई हैं। तो आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है, ठीक। तो चलिए मिलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बताइए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। ओके, ये हो गया। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है। ओके, उसके बाद है सी, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर किसकी खोज किए हैं। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की है। ओके, और रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच किसकी खोज की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंथ्रैक्स जीवाणु का, ठीक। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रैक्स जीवाणु का खोज की है। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा ए का चौथा और बी का पांचवा, बी का पाँच, ए का चौथा, बी का पांचवा और सी का दूसरा, डी का पहला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जैवमंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन कौन सा है इसमें से। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। ए वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्र स्पीसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ओके, दूसरा है ए वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। और तीसरा है ए वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ओके, और चौथा है ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। ओके, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, सही है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं।
यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। ये भी गलत है, बताइए। अब इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, उनको छांटना है, छांटिए। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। सही है, नहीं होते हैं। ठीक। एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करते हैं। ये भी सही है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। ओके, ये भी सही है। और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। ओके, तो ऑप्शन सही है ए बी सी। ए बी सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर के 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति अंतःस्रावी ग्रंथियां ए बी सी डी द्वारा अंकित की गई हैं। ए बी सी डी का सही नामांकन कीजिए। ठीक, ए बी सी डी मतलब ए बी सी डी लिख करके छोड़ दिए गए हैं, उनका नाम बताना है आपको कि कौन क्या क्या नाम है उन सबका। ठीक, तो चलिए बताते हैं हम लोग। ए पे जो है इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ओके, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। एक मिनट, थोड़ा साइज छोटा करें। पीयूष ग्रंथि। ओके, और फिर दूसरा जो है बी, वो है थायराइड ग्रंथि। ठीक, थायराइड, थायराइड आप लोग समझ जाइएगा, अच्छे से लिखा नहीं है। और सी जो है, सी को कहते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। ओके, और डी जो है, डी को कहते हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय। चलिए ठीक है, आधा ना रहेगा, अग्न्याशय, अग्न्याशय। ठीक, अग्न्याशय। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया, तो अब देख करके आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि। ठीक, ए है पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, और तीसरा अधिवृक्क। ठीक, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि। ठीक, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ए है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है एडिनल ग्रंथि, और चौथा है अग्न्याशय। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भारी कोई द्रव भरा है। ठीक, जल से भारी कोई द्रव भरा है। द्रव दाब के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है, तो आप लोग चुनिए, बताइए कौन सा सही कथन होगा। ए बराबर बी पर दाब बराबर सी पर दाब, या फिर ए पर दाब इज ग्रेटर देन बी पर दाब इज ग्रेटर देन सी पर दाब। ठीक, या फिर सी पर दाब इज ग्रेटर देन बी पर दाब बराबर ए पर दाब, या फिर सी पर दाब इज ग्रेटर देन बी पर दाब इज ग्रेटर देन ए पर दाब। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही सही है,
सी पर दाब इज ग्रेटर देन बी पर दाब इज ग्रेटर देन ए पर दाब। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आरेख में दर्शाए गए के अनुसार S1 S2 S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। ठीक, पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है वो कौन सा है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 कौन सा है? S1 S2 S2 S3 S1 S3 या फिर सभी तीनों पृष्ठ? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी सभी तीनों पृष्ठों पर। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख ABCD द्वारा अंकित हैं। ये इन भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? आपको बताना है। ए जो लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है, इन भागों को किस नाम से जाना जाता है? ओके, आपको बताना है। ठीक, चलिए बताते हैं। देखिए ए वाला भाग जो है ना, ए वाला भाग उसे कहते हैं रोमक मांसपेशी। ठीक, या फिर देखिए इसे कहते हैं रोमक मांसपेशी। ठीक, रोमक मांसपेशी। ओके, और बी को कहते हैं आंख की पुतली। बी को कहते हैं आंख की पुतली। बी आंख की पुतली और सी को कहते हैं लेंस। ठीक, सी को लेंस कहते हैं और डी को कहते हैं कार्निया। ठीक, कार्निया, डी को कार्निया कहते हैं। ओके, अब आप लोग देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, देखिए हम लोग पुतली ना बोल करके पुतले से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा परितारिका। ठीक, परितारिका कहना। ओके, तो हम लोग ऑप्शन ए को ना मान करके ऑप्शन 4 सही मानेंगे। ठीक, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, पश्चात पेशी, उसके बाद परितारिका। ठीक, उसके बाद लेंस, फिर कार्निया। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? बताइए, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? बताइए, 1 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, 1/15 सेकेंड या फिर 1/25 सेकेंड? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1/15 सेकेंड तक। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक, पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं।
शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता। ठीक है। पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है। और पढ़ते हैं, विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है। फिर आगे पढ़ते हैं, फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा संरंध्र बनती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान सरल हो जाता है। या फिर जल फसलों की पाले यानी शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करती है। वे कथन कौन से हैं जो फसलों की सिंचाई के लिए पुष्टि करते हैं? ओके, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता, सही है। ठीक। पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है, ये भी सही है। ओके। उसके बाद फिर अगला देखते हैं, फलों को जल की आपूर्ति से मृदा संरंध्र बनती हैं, जिसके कारण गैस का विनिमय आदान प्रदान होता है, ये गलत है। ओके। जल फसलों की पाले और गर्म वायु दोनों से रक्षा करती है, ये भी सही है। ठीक, तो ए बी ई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर है ए बी ई, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए बी ई। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, एक कोशिक जीव श्वसन और जनन करते हैं, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, नहीं, जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, सही है। उसके बाद एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, ये भी सही है। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। ठीक, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सी डी सही है। तो देखते हैं हम लोग, बी सी डी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोल रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। बताइए क्या होती है। ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है बताइए। 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 लाख हर्ट्ज के बीच में, 2000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, एक का है। ओके, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एच जी का मतलब होता है, एच जी शॉर्ट फॉर्म है, हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के
शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। ठीक, विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। बताइए। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। क्वेश्चन नंबर 75। समान बल और समान दाब, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सामान्य बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए, बी, सी और डी भागों का सही नामांकन है। बताइए, सही नामांकन बताइए। ए का नाम क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 76। ए का नाम है कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली। ठीक, समझ लीजिएगा आप लोग, झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली। और दूसरा है रिक्तिका। ठीक, रिक्तिका, दूसरा है रिक्तिका। ठीक, और तीसरा है केंद्रक। केंद्रक और चौथा है कोशिका द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य। ठीक, ए जो है एक कोशिका झिल्ली है, बी जो है रिक्तिका है, सी जो है केंद्रक है और डी जो है कोशिका द्रव्य है। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक, द्रव्य। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ठीक, ए पर है, ए जो है कोशिका झिल्ली है, बी रिक्तिका है, सी केंद्रक है और डी कोशिका द्रव्य है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गतिमान कार के पथगामी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,666 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार की मीटर पर सेकंड में औसत चाल क्या होगी? बताइए। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करें, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, और 1 घंटे में 36 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक, 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड। ओके, 3600 सेकेंड होते हैं। और 1 किलोमीटर या फिर 1 घंटा, देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के। ठीक, 1000 मीटर के। और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड के। ठीक, 3600 सेकेंड के। अब 8 बजे ओडोमीटर रीडिंग, 8 बजे का जो ओडोमीटर का रीडिंग है 8 बजे का। ठीक, 8 बजे का है 36,540। ठीक, 36,540 और 10 बजे का 10 बजे का है 36,666। ठीक, अब
इन दोनों के बीच में समय कितना कितना लेट है, समय कितना लगा, 8 2 10, 2 घंटे का समय। ठीक, 2 घंटे का समय, और इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से घटाते हैं हम लोग। 36,540, ठीक, और 36,666 घटा दीजिए। ठीक, एक मिनट, बड़े वाले को ऊपर लिखना है, ऊपर नीचे कर दिए। एक मिनट फिर से लिखते हैं। देखिए 36 जो है, 36 36,666 ये जो है ऊपर रहेगा। ठीक, और 36,540 नीचे रहेगा। ओके, अब सही बैठा। ठीक, 6 आ गया, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 126 किलोमीटर। ठीक, रीडिंग जो पाठ्यांक रीडिंग 36,540 और 36,666, 36,666 में से 36,540 को घटाएंगे तो आ जाएगा 126 किलोमीटर। ठीक, 126 किलोमीटर आ जाएगा। और दोनों के बीच में समय का गैप कितना है, 8 बजे से 10 बजे के बीच में 2 घंटे का समय। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को जो है कितने किलोमीटर, 126 किलोमीटर, कितने, 2 घंटे में। ठीक, तो 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6, ठीक, 63। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 63 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ये तो किलोमीटर में आया था और हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो चलिए मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। देखिए 63 गुणे 5/18, ठीक, 18। जब घंटे वाले समय को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हम लोग 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो देखिए 5/18 ना, तो कितने से काटेंगे, फिर जो है 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। ओके, अब जो है अब तो कटेगा नहीं, तो 5 सत्ते 5 से 7 में गुणा हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35। ठीक, 35/2 बच जाएगा। अब इसे काट देंगे, 2 1 का नम 2, 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया, दशमलव लग गया, 2 पंचे 10। ओके, आपका आंसर आ गया 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग या फिर किन रंगों का प्रेक्षण करेगा। ठीक, तो बताइए किन रंगों का प्रेक्षण करेगा, दोनों प्रकरणों में पीला, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम क्लोराइड में लाल। बताइए, सॉरी
सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाता है। ठीक, क्या हल्दी का पेस्ट जो था वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्षुद्रांत यानी क्षुद्रांत के दीर्घ रोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, क्षुद्रांत ए अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। ओके, ठीक है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, ये भी सही है। इनमें महीन छिद्र छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजरता है, ये गलत है। ठीक, और ये भी सही है, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। ओके, ए बी सी सही है। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी सी सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उबले और पीसे आलू, उबले और चबाए हुए आलू चावल, या फिर और ऑप्शन नंबर सी है रोटी यानी ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी यानी शर्करा का घोल, नारियल का तेल। बताइए क्या बोल रहा है। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा। ठीक, ये जो सब हैं, इन सबका आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर इनमें से कौन सा जो है नीला और काला रंग प्रदान करेगा, पूछ रहा है। ठीक, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी, ए सी, उबले और पिसे आलू और रोटी, रोटी का टुकड़ा जो है, ये दोनों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए सी, ये दोनों जो है आयोडीन के घोल में जो है नीला और काला रंग प्रदान करेंगे। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बड़े बड़े, टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। कक्षा 8, ठीक, कक्षा 8 में छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए हैं का पालन करने के लिए कहा। त्रुटि नोट करना या फिर वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना, असांकित पैमाने का संकेतक की स्थिति नोट करना, या फिर कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना। बताइए निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम किस में दिया है। सही सही क्रम में बिठाना है सभी चरणों को। ठीक, तो कौन कौन से सही क्रम हैं। सबसे पहले कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना, ठीक, डी, ठीक है। उसके बाद शून्यांक त्रुटि नोट करना। ओके, असांकित असांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना। ठीक, उसके बाद फिर वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डी, डी के बाद ए के बाद सी, फिर वी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है।
DACB। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तार्किक सोच विकसित करना, आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा ऑप्शन सही है? नहीं नहीं पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। ओके, ये वांछनीय उद्देश्य नहीं है, बाकी और सब है। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, ये भी जो है वांछनीय उद्देश्य है। तार्किक सोच विकसित करना, ये भी वांछनीय उद्देश्य है। आवश्यक प्रक्रियाएं कौशल अर्जित करना, ये भी वांछनीय उद्देश्य है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि क्या? बताइए। पढ़ेंगे नहीं? अच्छा, पढ़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यह वास्तविक जीवन में किसी भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, या फिर यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है, या छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, या फिर यह अधिगम प्रक्रियाओं में एक सरता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 83, बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। विज्ञान को प्रश्न विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। ठीक, विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए। सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, या फिर सामान्य रोगों का सामूहिक चर्चा, या फिर पर्यावरणीय समस्या पर वाद विवाद, या फिर ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा यानी सिफारिश की गई कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं। कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए, या फिर पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्न के उत्तर देने के लिए, या फिर परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आ रही है। ठीक, गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ्य योजना में सम्मिलित करने का पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है? बताइए। अच्छा गृह कार्य बनाना, या फिर कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना, या फिर छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा के पारस्परिक प्रश्नोत्तर का
उपयोग करना या फिर मानव नेत्र के मॉडल का निदर्शन करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मानव नेत्र के मॉडल का निदर्शन करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। बताइए विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल किस पर दिया गया है। रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, विज्ञान की पाठ्यचर्या की विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर, या फिर छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, या फिर वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 87। सबसे पहला, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, सही है। ठीक, और छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, ये भी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 87 का AC सेकंड सही है। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मना स्मृति को दर्शाता है। बताइए, कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना, या फिर कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की, ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। बताइए, चलिए पढ़ते हैं, इसको क्रम में लिखना है। ठीक, ये जो है क्रम से नहीं है, इसको क्रम में लिखना है। तो देखिए, क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, समस्या की पहचान करेंगे हम लोग। ठीक, सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद परिकल्पना बनाएंगे। ओके, उसके बाद आंकड़ों को एकत्र करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे। ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले तो C, फिर B, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक, CBDAE। ओके, ओके, तो उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाओं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है। ठीक, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, या फिर छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, या फिर प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, या फिर विस्तारित अधिगम के लिए छात्र को अवसर प्रदान करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, अधिगम विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग बताइए कि आप लोग
30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक, वैसे विज्ञान का क्वेश्चन जो था थोड़ा लॉन्ग था, इसलिए थोड़ा समय का ड्यूरेशन भी लॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़े से टफ टाइप में थे कि मतलब व्यवस्थित करने वाला टाइप था, तो बिना पढ़े उसको काम नहीं चलने वाला था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।